हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने पार्ट 1 देखा। बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे लाइक थे, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसको मैं बहुत ही जल्दी लेके आया हूँ आपके सामने। और यहाँ पर हम आज इस पार्ट में पूरा का पूरा जो हमारा पहला वाला पार्ट है, जो पहला वाला टॉपिक था हमारा, उसको आज हम लोग खत्म कर देंगे। पिछला वाला जो हमारा वीडियो था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी एक्सप्लेनेशन था। वैसे ही एक्सप्लेनेशन और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे लाया हूँ। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो पहला वाला भी जरूर देखना, ठीक है। पहला वाला भी आपको जरूर देखना है। ये आपका पार्ट 2 है और ये आपका जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू हैंडल इन द हॉस्टल एज अ हॉस्टल वार्डन, हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके एमसीक्यूज के सीरीज भी मैं आपके साथ लाइव सेशन के साथ मतलब आपको बताने वाला हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल रात 8 बजे, ठीक है, यानी कि 8 अगस्त रात 8 बजे मैं एक जूम सेशन लेके आऊँगा। उस जूम सेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो आपने क्या करना है, ज्वाइन करना, रजिस्टर कर लो पहले तो, फिर आपने उसको ज्वाइन करना है, जहाँ पर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और ये हमारे सोशल वार्डन का पेपर कैसे क्रैक करना है उसके बारे में बताऊँगा। चलिए हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारा क्या है, ये है हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको मिल जाएगा पार्ट 2 और कंप्लीट कर लेंगे हम इसको आज। ओके, तो यहाँ पे देखो, एज अ हॉस्टल वार्डन, ठीक है, एज अ हॉस्टल वार्डन आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आया कि ये ड्यूटीज़ हैं आपकी। हालांकि ये जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये जो हमारा टॉपिक है, ओके, जिसमें हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग बात करेंगे कि भाई जो हॉस्टल वार्डन है, ओके, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, उसको सबसे पहले क्या करना है। अब यहाँ पे आया ओरिएंटेशन एंड रूल्स। क्या मतलब होता है इस ओरिएंटेशन एंड रूल्स का? पहली बात तो ये देखो, अभिविन्यास और नियम। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार कहीं जाता है तो उसको उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज उसको जब पता ही नहीं है तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब बच्चा आपसे पहली बार मिल रहा है, एज अ हॉस्टल में पहली बार बच्चे आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहला कार्य क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये आएगा तो आपने बोलना है कि हमने सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन करवाना है। यदि अगर ऑप्शन में अभिविन्यास हिंदी में होगा तो आपने उसको ये करना है कि हमने उसको नियम के बारे में बताना है कि भाई हॉस्टल में ये नियम है। आप पहली बार यहाँ पे आए हो, आपको नियम नहीं पता होंगे कि भाई सुबह 6 बजे उठना होता है, फिर उसके बाद पीटी जाना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे नाश्ता करना होता है, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको 2 बजे ऑफिस स्कूल से घर आना है, उसके बाद यहाँ पे घर नहीं हॉस्टल आना है, उसके बाद यहाँ पे आप ये कार्य करोगे। ये आपके साइलेंट जोन है, इस टाइम आपको चुप रहना है, यहाँ पे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम आपने खेलने जाना है, इस टाइम आपको रात का खाना मिलेगा, इस टाइम आपको सोना है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गाइडलाइन है वो आपने इस टाइम पे बच्चे को बताना है। और ये आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन एंड रूल्स में आता है सबसे पहला आपका ड्यूटी। अब दूसरा आता है, जब भी आप किसी बच्चे से मिलोगे, जब भी आप एक बच्चे से मिलोगे तो आप क्या कार्य करोगे, ठीक है। जब आप एक बच्चे से मिलते हो तो आपने उसके साथ हमेशा एक मित्रत्व वाला क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना, संबंध बनाना है। ये दिख रहा है आपको, सकारात्मक संबंध बनाए। इसका मतलब होता है कि जब आप एक स्टूडेंट से मिल रहे हैं, स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये दूसरा है या फिर ये अलग है। ये भी आपके पेपर में आ सकता है कि हाउ यू वांट टू बिल्ड योर रिलेशन विद द स्टूडेंट। यदि आपका हिंदी में है तो आपका आएगा कि अपने विद्यार्थी के साथ में आपको किस प्रकार से संबंध बनाने चाहिए आपस में। तो यहाँ पे आएगा, आपका आएगा सकारात्मक संबंध बनाएं। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से जाने, भाई वो किस बैकग्राउंड से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है, उसके माता पिता हैं या नहीं है, उसको परिवार में किस प्रकार की कमी है, वो आगे भविष्य में क्या करना चाहता है, उससे बात करो, उसको जानो। उसको लगेगा कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो है मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि ये मेरे बारे में ये भला करना चाहता है। तो जब तक आप ऐसा संबंध बच्चे के साथ नहीं बनाएंगे तब तक बच्चे और आप में हमेशा दूरी बनी रहेगी और ये संभवतः आगे और भी बढ़ सकती है। ये आपने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरी चीज की कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रभावी संचार। इस प्रभावी संचार में आप क्या करेंगे, जब तक आप प्रभावी संचार में क्या है कि आप खुले में और नियमित संचार चैनल बनाए रखें। इसमें क्या होगा कि बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने जो सुझाव है वो आप तक पहुंचा पाएगा। इसको हम बोलते हैं ओपन टॉक, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल विद स्टूडेंट। का मतलब ये है कि आप उनसे
प्रति हफ्ते मिलते हैं, आप प्रतिदिन मिलते हैं, प्रति माह मिलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे मंथली, वीकली और डेली मिलना चाहते हैं, ताकि वो बच्चा आपको सुझाव दे सके, ताकि उस बच्चे की बात को भी सुना जा सके, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि बच्चे को लगना चाहिए जो मैंने बोला था वो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैंने बोला उसकी कोई यहाँ पे कदर ही नहीं हुई, तो उसकी बात को भी रखा गया, उसकी बात को भी यहाँ पे माना गया, और पहली बात तो उसने अपनी बात को बोला। बच्चों में इतना सहनशीलता नहीं होती कि बच्चे अपनी बात को बोल पाए, तो यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से प्रभावी संचार बनाना है ताकि बच्चा यहाँ पे आपको सुझाव दे सके। यहाँ पे बैठकें आयोजित करवानी है आपने, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी चिंताओं को आपसे बता सके कि ये प्रॉब्लम्स है। फिर आपने क्या करना है, सुपरवाइज कॉमन एरियाज का मतलब क्या होता है, सामान्य क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करे। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा एक हॉस्टल में जाता है तो उसको उस हॉस्टल में 3-4 चीजें बहुत कॉमन होती है जहाँ पे सभी बच्चे आते हैं। एक तो मैस उसका खाने का, ओके, ये पेपर में आ सकता है कि हॉस्टल में कॉमन एरियाज क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। एक उसका मैस हो गया जहाँ पे सभी बच्चे आएंगे, सभी बच्चे मिलेंगे। दूसरा उसका यहाँ पे क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया। तीसरा उसका यहाँ पे क्या हो गया, कॉरिडोर्स हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, फिर एक हम ये बोल सकते हैं स्टडी एरियाज, तो लाइब्रेरी में हो गया, ओके। या फिर आप उनको ये कह सकते हो जहाँ पर रिक्रिएशन रूम, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन कक्ष। मनोरंजन कक्ष में या तो ये मान लीजिए कि स्पोर्ट्स खेलेंगे या तो वो टीवी देखेंगे। टीवी देखने में भी कुछ चैनल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं वहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मैस हॉल में आपने जाना है, ओके। यहाँ पे मनोरंजन कक्ष में जाना है, अध्ययन क्षेत्रों में जाना है, ठीक है। सामान्य जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सभी बच्चे मिलते हैं आपस में, उनका दौरा करना है ताकि आपको पता चल पाए कि जो कॉमन एरियाज होते हैं वहां पर क्या प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको कैसे और विकसित कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की मदद से। इसलिए आपने वहां पे प्रतिदिन या फिर प्रति माह आपने सुपरवाइज जरूर करना है। आपका काम ही सुपरविजन होगा, पहली बात तो, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैनेज रूम अलॉटमेंट फेयरली। क्या होता है, जब भी आप एक कक्ष यानी कि एक जो रूम है उसको अलाउड करते हैं किसी बच्चे को, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैं निष्पक्ष रूप से, विदाउट एनी बायसनेस, मैं उसको अलाउड कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब भी आप एक कक्ष के आवंटन करते हैं एक बच्चे को, तो आप यहाँ पारदर्शी तरीके से उसको आवंटित करें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे को रूम किस प्रकार से दिया जाएगा, क्या प्रकार है, पेपर में आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि बच्चे को, जब हॉस्टल वार्डन एक बच्चे को रूम देता है तो उसमें आपने क्या समझना है। सबसे पहले आपने बच्चे की सीनियरिटी समझनी है, वो कौन सी कक्षा में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बच्चे का यहाँ पे मानसिक स्तर देखना है कि भाई वो किस प्रकार से यहाँ पे रह सकता है। तीसरा, बच्चे की पसंद को देखना है, ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जब मैं किसी को रूम अलाउट करता हूँ तो क्या वो साथ में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट जो कि टीचर करवाते हैं, होमवर्क साथ में मिलकर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तभी वो जो रूम है, तभी वो जो कक्ष है वो विकसित होकर आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे जो बच्चे आएंगे कि सर हम 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्त एक रूम में रहना चाहते हैं, तो वो 4 दोस्त कभी पढ़ाई भी नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करना या फिर आपस में एक दूसरे के साथ रहना उनको पसंद होगा, लेकिन पढ़ना पसंद नहीं होगा। तो आपने वो चीज़ें भी देखनी है कि एक बच्चा अगर अपनी मनपसंद से कहता है कि हम 4 बच्चे इसमें रहना चाहते हैं, तो आपने उस चीज़ को मना करना है। आपने देखना है कि वो 4 बच्चे किस प्रकार से अपना असाइनमेंट, अपना होमवर्क, अपना जो क्लास वर्क है वो कर पा रहे हैं यहाँ पर, और आपस में डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आता है आपका एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, संघर्षों और मुद्दों को संबोधित करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप एक हॉस्टल वार्डन है, वहाँ पे 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे जब होंगे तो आपसी दरार तो होंगी ही होंगी, ठीक है। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई सब बच्चे आपस में मिलके रहेंगे। बच्चे हैं किसी बात से नाराज हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति जो यहाँ पे सप्ताह होता है उसमें आपने बच्चों से बात करने, बच्चों के संघर्ष को जानना है कि बच्चा किस चीज़ से परेशान है। वहाँ पे प्रॉब्लम छोटी छोटी होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती है कि संघर्ष में क्या है। अब उनका संघर्ष आपस में ये सारी, इसने मेरा दूध पी लिया, इसने मेरे घर का जो बिस्कुट मेरी मम्मी ने भेजा था वो खा लिया, इसने मेरे कपड़े यहाँ से उधर कर दिया। उनके संघर्ष ऐसे ही होते हैं छोटे मोटे। आपने उन छोटे मोटे संघर्षों को उसी प्रकार से डील करना है। 2 जनों के बीच में, जैसे मान लीजिए इस विद्यार्थी में और इस विद्यार्थी में कुछ संघर्ष चल रहा है, तो आपने एज अ मीडिएटर काम करना है। आपने ऐसा मध्यस्थता करे उनके बीच में। मध्यस्थता का मतलब, चलो ठीक है भाई, इसने तुम्हारा बिस्किट खा लिया, अब तुम क्या करना, जब अगली बार लेके आओगे तो इसको खिलाना। ये होती है मध्यस्थता। अब ऐसा नहीं होगी इसने इसका बिस्किट खा लिया तो आपने इसको सजा बहुत बड़ी दे दी, जो कि वो उससे बड़ी थी,
उसके कार्य से बड़ी थी। ऐसा नहीं करना है आपने। मध्यस्थता का मतलब होता है मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब होता है दोनों पक्षों को सुनकर उनके बीच में क्या करना, आपसी सुझाव करवाना, आपसी एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं मीडिएशन करवाना, या फिर उन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको दोबारा पुनर्स्थापित करना। सजा देकर आप एक जने को ऊपर बढ़ा दोगे और एक को नीचे घटा दोगे। जहां पर वो जो बच्चा है जिसको सजा मिली है वो बहुत दुखी हो जाएगा, जिसको सजा जिसने सजा दी है जिस बच्चे की वजह से वो खुश हो जाएगा, चलो ठीक है मेरा इसने करा था इसको सजा मिल गई। अब तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि दोनों का ही यहाँ पे बराबर रोल रहे और दोनों को ही यहाँ पे समझ में आ जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, ये जो प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी नहीं थी, जो हॉस्टल वार्डन सर ने बोला है वो एकदम ठीक है। आपने वो चीज़ें बतानी है कि कोई बात नहीं, अगर आपका बिस्किट खा दिया है तो अगली बार ये आपको लाके दे देगा, आपने तब खा लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बतानी, और जिसने खाया है उसको ये भी बोलना है कि भाई तुमने अगली बार से बिना पूछे इसका नहीं खाना, अगर बिना पूछे खाया तो आपको ये सजा दी जाएगी, अगली बार के लिए डराना है। पहली वार्निंग तो आपने सदैव हमेशा मीडिएशन के तौर पर देनी है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए, प्रमोट इंक्लूसिविटी, इसका मतलब क्या होता है, समावेशिता को बढ़ावा देना। जब एक बच्चा हॉस्टल में आता है, जब एक जो हॉस्टल होता है उसमें हजारों बच्चे होते हैं, हजारों बच्चे हजारों किसके होते हैं, समुदाय के होते हैं। जब हजारों बच्चे हजारों समुदाय से होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, अब यहाँ पे आपने ऐसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है जहाँ पर जैसे मान लीजिए गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का, आपने वो कर देना है, गणपति उत्सव है वो मना देना है, यहाँ पे जो गिद्दा है कभी उसका कंपटीशन करवा देना है, कभी यहाँ पे घूमर का कंपटीशन कर, मतलब कोई भी आर्ट एंड कल्चर है आपने उस चीज़ को यहाँ पे कंपटीशन में करवा देना है, ताकि जो बच्चा है वो देख सके कि हाँ यार इस राज्य में ऐसा होता है, उसके कल्चर में ऐसा होता है, इसके कल्चर में ऐसा। इसे हम क्या बोल सकते हैं पूरे के पूरे इस बात को कि जो समावेशिता है उसको आपने बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने हिंदू पर्वों को आगे बढ़ा रखा है, दिवाली दशहरा ओके रक्षाबंधन को ही हमेशा कंपटीशन हो रहा है। अगर यही होगा तो और जो समुदाय के हैं वो अपना कल्चर या फिर अपना कल्चर जो दूसरे कल्चर उसको देख भी नहीं पाएंगे, अपना कल्चर दिखा भी नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमको पता नहीं होता है कि दूसरे के कल्चर में क्या क्या होता है। जैसे मैं अगर सिर्फ जानता हूँ यहाँ पे दशहरा है ओके, जैसे यहाँ पे रक्षाबंधन है, भैया दूज है और भी सारी चीज़ें हैं, मुझे दूसरा जो यहाँ पे साउथ के हैं उनके त्योहारों के बारे में नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। अब भरतनाट्यम आज तक देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता है कि भरतनाट्यम में आंखों का इस्तेमाल भी होता है ओके। अगर आप कथक देखोगे और कथकली देखोगे दोनों में डिफरेंस है ओके। कथक यहाँ पे यूपी में है ओके। तो यहाँ पे आपने देखना है कि भाई दूसरे का जो कल्चर है वो किस प्रकार से आपने दिखाना है, ताकि उस बच्चे को भी लग सके कि हाँ यार उनके कल्चर में ऐसी वैसी चीजें होती हैं जो कि मेरे समझ में नहीं थी लेकिन मैं आप समझ गया, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर समावेशिता को बढ़ावा देना। जिसे हम एज अ हॉस्टल वार्डन आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूसिविटी ओके। अब आया यहाँ पे आपने क्या करना है, सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। आपने यहाँ पे देखना है कि भाई लाइटिंग है या नहीं है, यानी कि यहाँ पे हर जो जगह है हॉस्टल की उसमें लाइट्स हैं क्या, वहाँ पे उजाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी के इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है तो कैमरे का यहाँ पे डेली वर्क हो रहा है या नहीं है, क्या कैमरा ब्लर तो नहीं हो गया, कैमरा खराब तो नहीं हो गया, वो सब भी आपने चेक करना है। अगर वहाँ पे स्टाफ के लिए कोई यहाँ पे मेजर्स लगा हुआ है, जैसे मान लो अटेंडेंस का लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो भी चेक करना है ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके किस रिलेटेड हैं, सेफ्टी से सिक्योरिटी, जैसे बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल कोई टूटी भी तो नहीं, ऐसे बच्चे निकल रहे हो बार बार रात में यार आपको पता ही नहीं है, बाउंड्री वॉल चेक करनी है ओके। उनका रूम का जो डोर है वो चेक करना है, कहीं ये बच्चे यहाँ से बंद करके कहीं किसी और जगह से निकल के तो नहीं जा रहे। आपने हॉस्टल का चेक करना है, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है, कोई ऐसी खिड़की खुली तो नहीं है जहाँ से बच्चे जाते हो बाहर, या फिर कोई बाहर से अंदर आता हो। सिर्फ जाना ही मुद्दा नहीं है, बाहर से अंदर आने वाला व्यक्ति भी एक मुद्दे का कारण बन सकता है कि वो बच्चों को आगे जाकर किसी चीज़ के लिए जो कि गलत है, नशीला पदार्थ हो गया, उसके लिए प्रेरित कर सकता है ओके। अब यहाँ पे आपने देखना है मॉनिटर एकेडमिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हैं। एज अ हॉस्टल वार्डन अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये सुनिश्चित करना है कि जो बच्चा है वो किस प्रकार से अपनी शैक्षिक जो यहाँ पे शैक्षणिक प्रगति है उसको आगे बढ़ा रहा है। आपने उसकी निगरानी करनी है, उस बच्चे से पूछना है कि लाओ अपना रिपोर्ट कार्ड लाओ, आपके यहाँ पर मार्क्स कम है। जैसे मान लीजिए उस बच्चे ने आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, उसमें आप ये बोल सकते हो कि मैथ्स में यहाँ पर आपके मार्क्स कम है,
ठीक है, मान लीजिए उसके जो मान लीजिए 100 में से उसके 40 है, 50 है, तो आपने बच्चे से पूछना है कि इसमें कम है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? तो बच्चा बताएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आता है क्लास में, या फिर मैं किस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? पहली बात तो आप बच्चे को समझाओगे, पहला आपका जो निर्देश होगा वो बच्चे के लिए होगा कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है अपनी स्टडीज़ में, और इस प्रकार से आपने इस बुक से हेल्प लेनी है, लाइब्रेरी में जाकर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और एक जो तेज बच्चा है उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, आपने उस बच्चे से बोलना है कि आप इसको ये जो कंसेप्ट है वो सिखाओ। दूसरा, आपने इस बच्चे के जो मैथ्स के टीचर है उसको यहाँ पे जाके बोलना है कि जो ये बच्चा है ये इस प्रकार से आपकी मैथ को समझ नहीं पा रहा है, गणित को समझ नहीं पा रहा है, इसके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो कार्य है वो ड्यूटी है कि इस बच्चे को आपने आगे बैठाना है, इस बच्चे पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हर बच्चा तो मैथ्स में कमजोर नहीं हो ना, कुछ ही बच्चे कमजोर होंगे। तो आपका दूसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा टीचर के प्रति। तीसरा जो आपका स्टेप रहेगा, अगर उसके अभिभावक आपको कॉल करते हैं या पूछते हैं, तब आप उन्हें कह सकते हो कि आपने इसके एकेडमिक्स में इन इन जगहों पे ध्यान देना है। अब आया ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अब पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत हो गई, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, पेपर चल रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के जीडी चल रही है। अब ये सब को के आगे भी आपने हर हफ्ते, ठीक है, हर 15 दिन में आपने यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे खेल है, खेल को बढ़ावा देना है। जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका वर्कशॉप है, स्टडी ग्रुप है, वो आपने प्रमोट करनी है, ताकि उनके बीच में जो 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 क्या है, एक गैप है, ठीक है, जो यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जो उनका संपर्क है, सामाजिक संपर्क है, व्यक्तित्व का विकास है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसमें आप वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि आज बच्चों को हम लोग ये सिखाएंगे कि आग जब लग जाती है तो उसको कैसे हमने बुझाना है, किस कारण, किस तरीके से बुझाना है। आज हम यहाँ पे ये सिखाएंगे कि बच्चों को कंप्यूटर में MS एक्सेल कैसे चलाना है। तो ये सब चीज़ों का आपने कार्यशाला जो होती है, जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं, इसका डेली या फिर आप ये बोल सकते हो हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में आपने इसको ऑर्गेनाइज करवाना है विद द हेल्प ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप ये कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं हमारे पहले टॉपिक से रिलेटेड, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि आपने किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे को ओरिएंट करवाना है, मतलब उसको पहचान करवानी है, बच्चे को क्या क्या करना है, ये ड्यूटीज़ थी। फिर यहाँ पे आया एनफोर्स डिसिप्लिन। देखो, सब चीज़ तब तक ही जरूरी है जब तक बच्चों में अनुशासन है। जब तक बच्चों में अनुशासन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप कैसे उन बच्चों पे अनुशासन लेके, अनुशासन बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपकी बात सुन रहा है। बच्चा आपकी बात तभी सुनेगा जब आप बच्चे से कनेक्ट होगे, जब बच्चा आपको मानेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये हमारे विकास के लिए कार्य कर रहा है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, अगर आप उनके पर्सनल चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बच्चा भी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अनुशासन लागू करें, कैसे लागू करोगे अनुशासन भाई? तो यहाँ पे जो नियम है, कड़े नियम का मतलब होता है कि इतने भी टाइट मत कर देना कि बच्चा वहां पर रह ही ना पाए। कड़े नियम का मतलब मेरे यहाँ पे कहने से ये है कि ऐसे नियम जहाँ पे बच्चे को डर लगे कि यार ये मुझे नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे ये छात्रावास के नियमों को किसी भी उल्लंघन के लिए स्पष्ट परिणाम निर्धारित करें कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे रात को इस समय यहाँ पर दिख गया है तो उसको ये सजा दी जाएगी, उसके अभिभावक को बुलाया जाएगा और लगातार इसको आप बच्चों को बताते रहेंगे। ओके, और छात्रावास के भीतर आपने हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो ही यहाँ पे जो छात्रावास है वो प्रगति की ओर जाएगा। ये आपके पेपर में आ सकता है कि जो छात्रावास है उसकी प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, विच इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन और टू डेवलप द हॉस्टल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलरली आपका डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कोलैबोरेट विद हॉस्टल स्टाफ। अब ये बच्चों की बात हो गई। अब एक हॉस्टल में मान लीजिए यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ भी है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए धोबी है या नहीं है वो डिपेंड करता है, कई जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं होता है। ठीक है, अब और भी बहुत सारे खाना बनाने वाले बच्चे तो खाना बनाएंगे नहीं ना, और भी स्टाफ है यहाँ पे। अकाउंटेंट मान लो, वो हॉस्टल का भी सब कुछ देखता है। यहाँ पे एडमिन स्टाफ है, तो बहुत सारे स्टाफ है, उनके बीच में यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका आपस में सहयोग होना चाहिए,
एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है, तो उस दूसरे वाले कुक ने बोला कि ठीक है मैं आज जल्दी चले जाता हूँ, तो मैं तुम्हारे बदले का भी काम कर दूंगा, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो तुमने भी मेरी इसी प्रकार से हेल्प करनी है। इसे बोलते हैं कोलैबोरेशन। या फिर आपने इस प्रकार से उसको मैनेज करना है कि वो बीमार है अगर व्यक्ति, तो उसके बदले का काम भी हो जाए किसी के वजह, मतलब किसी ना किसी कारण से। ओके, तो ये बीमार पड़ सकता है व्यक्ति, तो वो आपने यहाँ पे सुनिश्चित करना है। और ये सब तभी हो पाएगा जब आपस में आप लोगों का जो तालमेल है वो अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ हॉस्टल वार्डन कैन इजीली हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि जो एक हॉस्टल वार्डन है वो आसानी से, कैसे या फिर किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में छात्रों को संभाल सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, एक टॉपिक है दूसरा। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपने समझना है अच्छे से। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे देखो आप, क्रिएट अ स्ट्रक्चरल शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? एक शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक शेड्यूल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ एक सारणी, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा, यहाँ पे सिर्फ बच्चे को यही ना लगे कि मेरा जो शेड्यूल है सिर्फ उसमें दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 6 घंटा स्कूल से आ चुका है। अब उसको आप रात में भी बोलोगे पढ़ने के लिए, उसको सुबह भी बोलोगे पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ाई से ओवरलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल होता है, जो सारणी होती है, वो इस प्रकार से बनानी है कि उस सारणी में बच्चे को आराम भी मिले, उस बच्चे का वहाँ पे खेल कूद भी आए, उस बच्चे का यहाँ पे मनोरंजन भी हो और साथ में पढ़ाई भी हो। तो ये आपने जरूर सुनिश्चित करना है कि आपने चारों चीज़ों का तालमेल यहाँ पे देखना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे आप फोकस करोगे तो बच्चा ओवरलोड हो जाएगा पढ़ाई से। मनोरंजन की भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं बच्चों, और इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अभिभूत महसूस करने से बचने से मदद मिलेगी, यानी कि बच्चे को लगना चाहिए कि भाई ठीक है इसमें सभी चीज़ें आ रही हैं और मेरा इससे विकास होगा। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, ये बड़े बड़े हॉस्टल्स में होता है। मान लीजिए एकलव्य हॉस्टल्स में नहीं होगा, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर मैनेज करने के लिए वो लोग हेल्प लेते हैं टेक्नोलॉजी की। अब वो हेल्प किस प्रकार से देते हैं टेक्नोलॉजी की? मान लीजिए उनको किसी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, चेक इन चेकआउट्स होते हैं, वहाँ पे संचार का जो माध्यम होता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट जो करी जाती है, गतिविधियाँ जो बताई जाती है, वो एक ऐप के द्वारा बताई जाती है, या फिर वो एक कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक गूगल का जो मान लीजिए कोई ग्रुप बना लिया, तो आपस में ये सब जो ग्रुप बनाते हैं, तो इन सब ग्रुप में ये लोग आपस में बात करते हैं और प्रौद्योगिकी का यहाँ पे प्रयोग होता है, जिस प्रकार से ये लोग अपने स्पीड, मतलब जो स्पीड के तौर पर आप ये बोल सकते हो गति है, यानी कि ये बहुत जल्दी उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं और वो अपने सुझाव देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, एक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करा है अपने दैनिक कार्यों को बढ़ाने के लिए, मतलब कि दैनिक कार्य को कम करने के लिए, या फिर उनको स्ट्रक्चर करने के लिए, या फिर इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए जो स्टाफ है उनकी अटेंडेंस लगानी है, आप उसमें व्यस्त हो जाओगे, तो वो अगर टेक्नोलॉजी कर रही है तो आपका यहाँ पे टाइम बचेगा। ओके, यानी कि सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी है उसका मेन जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि किस प्रकार से हमने समय बचाना है, टाइम बचाना है। अब यहाँ पे है डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप एक हॉस्टल वार्डन है, तो यहाँ पे आपने जिम्मेदारियां सौंपनी है, क्योंकि आप सबसे हेड हैं। मान लीजिए सुपरिटेंडेंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक असिस्टेंट वार्डन भी मिलेगा, तो आपने असिस्टेंट वार्डन को भी कुछ कार्य देने हैं, ताकि आपका कार्य सिर्फ सुपरविजन रह जाए, या फिर आपका कार्य कम हो जाए, मतलब जिस कारण से आप बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। ओके, तो ये आपका यहाँ पे मेन रहेगा कि आपने क्लीनिंग स्टाफ को बताना है कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आपने कुक वाले को बताना है कि भाई आपका जिम्मेदारी सुबह उठ के ये करना है, आपने फ्रेश सामान आपने लेके आना है, ये आपने यहाँ पे रात को पहले से करके रखना है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपने सौंपनी, और ऐसे प्रकार से सौंपनी है कि आप भी इनका सुपरवाइज कर पाओ और आपके पास जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए जिम्मेदारी सौंपना बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिश अ सपोर्टिव टीम एनवायरनमेंट। आप एक हेड है, आप ही अलग चलोगे तो आपकी टीम साथ में नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आपका जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि आपने यहाँ पे एक ऐसी टीम बनानी है, वो टीम जो सपोर्टिव होगी, जो आपको क्या करेगी, एक सहायक टीम बन के देगी, जो आपकी सहायता करेगी हर वक्त। जहाँ पर वो ये कहेगी कि वार्डन साहब ने अगर ये बोला है तो जरूर कुछ समझ के बोला होगा, और वो सब हमारी भलाई के लिए सोचते हैं,
तो जब तक आप एक ऐसी टीम नहीं बनाओगे अपने हॉस्टल में जहां पर सभी लोग आपकी बात को सुने, जहां पर सभी लोग ये समझे कि सर के द्वारा बोली गई बात मतलब एक ऐसी बात है जिससे विकास होता है, जिससे फायदा होता है। ओके, तो ये आपने समझाना बहुत जरूरी है। अपने टीम वर्क को रिस्पेक्ट दो और उनकी बात को सुनो, उनके सुझाव को लागू करो। अगर आप उनसे सिर्फ सुझाव लोगे, लागू नहीं करोगे, तो वो सिर्फ बोलेंगे सुझाव लेते हैं, लागू तो करते नहीं है। यहाँ पे उनकी हेल्प भी करनी है। मान लीजिए किसी कारण बस उनके घर में कोई फेस्टिवल है, कोई कार्यक्रम है, तो आपने उनको उस प्रकार जल्दी जाने देना है कि आप जल्दी जा सकते हैं सर, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका कार्य अगले दिन आकर कर सकते हैं, या फिर जब आपका टाइम हो तब आप उसे कर सकते हो। ठीक है, अगला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सदैव। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपने इसका रेगुलर रिव्यू करना है कि भाई सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई आपका डेली काम में से एक काम होना चाहिए कि जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं उसको डेली चेक करना है। लाइटिंग की व्यवस्था, कोई ऐसी तार तो नहीं है जो ओपन रह गई है, ये सब चीज़ें आप देखें। बच्चे को करंट लग सकता है, बच्चे शैतान होते हैं, बच्चे टच कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने देखना है कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी वायर तो ओपन नहीं है, कोई ऐसा स्विच तो ओपन नहीं है जहाँ से करंट लग सकता है, तो ये आप डेली रिव्यू करेंगे। इम्प्लीमेंट ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम। अब मान लीजिए बच्चे तो नहीं करेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल में या फिर एनवीएस में, वहाँ पे बच्चे तो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, वो मोबाइल ही अलाउड नहीं है पहली बात तो। ओके, अब आजकल क्या पता, हो सकता है कोविड के टाइम पे कुछ छात्र वर्गों को यहाँ पर अलाउ कर दिया हो, 10वीं 12वीं के बच्चों को, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है कि छोटे बच्चों को अलाउ करा होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपका स्कूल या जो मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो ये कहता है कि एक ऑनलाइन यहाँ पे बच्चों के पास मोबाइल होगा पहले से, या फिर बच्चे किसी एक के मोबाइल से यहाँ पे जहाँ पे वो रखा होगा, एक मान लीजिए एक ऐसा रूम होगा जहाँ पे एक टैब रखा होगा और वहाँ पर बच्चा अपने नाम के साथ, रोल नंबर के साथ लॉगिन करके बच्चा अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। तो अगर ऐसा आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर आपका स्कूल मना करता है तो उसमें तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगला है यहाँ पे स्टे फ्लेक्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आप एक स्कूल वार्डन हो, आप बोलोगे कि सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो रात को पढ़ूंगा, बच्चों को भी ध्यान दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, 24/7 आपको जॉब रहेगी। बीमार बच्चा कब होगा ये थोड़ी ना पता है आपको। क्या ये पता है आपको बच्चा कब बीमार पड़ सकता है, बच्चा कब प्रॉब्लम में है, बच्चे को क्या दुविधा हो गई है। तो अपने आप को आप ये मान के चलो कि भाई आपको 24/7 काम करना है। और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि एक स्कूल वार्डन के ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं। ड्यूटी आवर्स तो सरकार में 8 घंटे की ही है, लेकिन आप ये मान के चलो 24/7 आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। छुट्टियां मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं 60 डेज वाले, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आपका हॉस्टल जो असिस्टेंट वार्डन है वो आपकी जगह देखरेख करेंगे। ठीक है, तो ये छुट्टियां कोई प्रॉब्लम नहीं, छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन आपका जो सुपरविजन रहेगा बच्चों पे वो हमेशा 24/7 रहेगा। यानी कि आपने 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहना है और आपने आपको इस प्रकार से बनाना है कि आप उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। अब सीख फीडबैक, प्रतिक्रिया ले। अब बच्चा है, उस बच्चे से, जैसे बड़े बच्चे हैं 11 12 के, उन बच्चों को एक दिन बुलाओ मीटिंग पे, उनसे फीडबैक लो, उनसे सुझाव लो, उनको बताओ कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिस प्रकार से जो हमारा जो एनवायरनमेंट है हॉस्टल का वो अच्छा हो जाए और वो एक प्रगति के मार्ग पर चले। तो आपने बड़े बच्चों से, बेसिकली उन बच्चों से आपने सुझाव लेना है। जितना आप सुझाव लोगे उतना ही आप इम्प्लीमेंट करने में आगे रहोगे, उतना ही आप विकास के पथ पर आगे बढ़ पाओगे। फिर यहाँ पे आता है प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि खुला संचार को बढ़ावा दें। खुले संचार को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, बच्चे को यहाँ पे वार्डन से डर नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो शायद वार्डन साहब मेरी को मारेंगे या फिर वो मेरी कंप्लेन कर देंगे मेरे माँ बाप से। ऐसा नहीं लगना चाहिए। यदि अगर आप ऐसा लगवाते हैं बच्चे को, तो बच्चा अपने अंदर ही सारी चीज़ें रखेगा, कभी वो आपको बता नहीं पाएगा और प्रगति के पथ पर कभी भी एक हॉस्टल नहीं चल पाएगा ऑन द डेवलपिंग फेज। ओके, अब यहाँ पे आपने प्रमोट करना है कि बच्चों से डिस्कस करना है कि क्या उनके कंसर्न है, क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या एडवाइस आप देना चाहते हो जिस प्रकार से मैं ऐसा करूं कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। क्या ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, क्या आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को यहाँ पे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सीधा मुझसे आके मिलो, मुझे बताओ। आपने अपने और उनके बीच में कोई भी एक गैप नहीं रखना जहाँ पर वो आपसे डरे।
फिर आता है आपने रिव्यू करना है प्रोसीजर को। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है भाई, हॉस्टल में कुछ ना कुछ तो ऑपरेशंस होंगे ना, कि खाना इतने बजे बनेगा, खाने के लिए बच्चे इतने बजे आएंगे, खाने के लिए बच्चे यहाँ बैठेंगे, खाने के बाद बच्चे अपनी जो प्लेट है वो यहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे, इस प्रकार से उनको धोना है या धोते होंगे तो धोना है, उनको अपनी प्लेट वापस ले, ये सारे जो प्रोसीजर हैं आपने एक बार दोबारा रिव्यू करना है कि क्या ये फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने जो SOPs होती है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑपरेशन, आपने उनको देखना है कि भाई किस प्रकार से हॉस्टल का कार्यक्रम चल रहा है, और इस प्रकार से जो नियम बनाए क्या उस प्रकार से हॉस्टल चल रहा है, कि जो हॉस्टल के कर्मचारी हैं कहीं वही तो इस सिस्टम को नहीं मान रहे। अगर वही नहीं मानेंगे तो बच्चा कैसे मानेगा। तो हॉस्टल कर्मचारियों को भी आपने सुपरवाइज करते रहना है। फिर यहाँ पे देखिए अगला है, अपना भी ध्यान रखो भाई, इतने मत थक जाना कि आपकी बैटरी ही खत्म हो जाए, चाहे बच्चा है चाहे वो आप हो। रिमेंबर टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर टू अवॉइड बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है थकान से चूर हो जाना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ थक कर चकना चूर होना। मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आपको थकान भी लगेगा। जैसे मान लो मैं एक हॉस्टल वार्डन हूँ, बच्चे 50 बच्चे आ रहे हैं डेली, 50 बच्चे मुझे अपने कंप्लेन सुना रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मुझे फिर भी सुनना है उनकी बात, मैं क्या हेल्प कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने आप को पूरी प्रॉपर नींद देनी है, अच्छा खाना खाना है, ताकि मैं बच्चे की प्रॉब्लम सुन पाऊँ और मैं ज़्यादा और भी प्रोडक्टिव हो पाऊँ। अगर मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊंगा उतने ही अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। इसीलिए आपको अपना आराम भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न में आ सकता है कि आप अपने सेल्फ बर्नआउट से बचने के लिए, थकान से बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप ध्यान रखना कि मैं दिन में इतने से इतने बजे मैं सो भी सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं सुपरविजन करने के बाद थोड़ा आराम कर सकता हूँ, या फिर मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, व्यायाम कर सकता हूँ, योग कर सकता हूँ। ओके, ये सब चीज़ें आपके आएंगी। अब अचीवमेंट, सेलिब्रेट अचीवमेंट। देखो क्या होता है, कई बार कोई बच्चे ना एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, यानी कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते। कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे रंगोली कंपटीशन में अच्छे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सदैव इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई बच्चा अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है या थर्ड भी आ रहा है, चाहे उसकी रैंक फोर्थ क्यों ना हो, तो यहाँ पर आपने इसको ध्यान देना है कि आपने जो उसकी अचीवमेंट है, जो उसने परिणाम लाया है, उसको आपने यहाँ पे जरूर एंजॉय करना है। यानी कि आपने उसका जो परिणाम वो लाया है, उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है कि यार तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, अब तुमने ऐसे ही आगे बढ़ता जाना है। तुम थर्ड आए हो, तुम सेकंड आओ, अब तुम फर्स्ट आओ। अगर आप उसके जो अचीवमेंट है उसको आप बढ़ावा दोगे तो हमेशा उसको आपके ऊपर विश्वास रहेगा। अगला और अंतिम जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, यानी कि छात्रावासों में प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग आपने किस प्रकार से करना है। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो 2010-12, अगर मैं 2010 से 12 की बात करूंगा तो ये वाला जो चरण था, ये वाला जो फेज था, इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर फेज। सॉफ्टवेयर फेज का मतलब क्या होता है कि भाई अभी सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, आपने सबसे अभी जो इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा वो सुना होगा चैट जीपीटी। भाई ये चैट जीपीटी की मदद से आप सारणी बना सकते हो, जिसे हमने क्या बोला है, टाइम टेबल बनाया। बच्चों का टाइम टेबल बनाओ, वहां पे लिख दो कि मेक अ टाइम टेबल फॉर द हॉस्टल स्टूडेंट। ओके, विद आपने अपनी प्रायोरिटाइज बता देनी है कि ये चीज़ें आपने रखनी है, इस टाइम पे रखनी है, वो आपको एक टाइम टेबल बना के दे देगा। आपने यहाँ पे चीज़ें देखनी है कि मैं किस प्रकार से अपने आप को बर्नआउट से बचा सकता हूँ, गिव मी 5 टिप्स, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा चैट जीपीटी। इतना फायदेमंद है आज की डेट में। ओके, चलो अब हम बात करते हैं पहली चीज़। अब देखिए ऑनलाइन बुकिंग एंड रिजर्वेशन सिस्टम। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हॉस्टल सिर्फ सरकारी ही नहीं होते, प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, भारत में है प्राइवेट भी। तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए प्राइवेट से भी, तो आप उनका, देखो हॉस्टल बोला है वहाँ पे ना, तो आप हॉस्टल प्राइवेट और यहाँ पे दोनों लेके चलना, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। हमारा मेन मकसद क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आपने कुछ ऐसे एप्लीकेशन को लॉन्च करना है जहाँ पर आप, जो व्यक्ति है जो आपके हॉस्टल में आना चाहता है, उसको आप तक कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ऐप की ज़रूरत हो, और उस ऐप से वो रिजर्वेशन कर ले, वो आपको पेमेंट कर दे, वो अपनी खुद की रिजर्व सीट कर ले, ताकि उसको जब आए तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि रूम ही ना हो। आपको पता चल सके कि ये जो गेस्ट है हमारा, मेरा इतना बजे आने वाला है, तो आप उसको वेलकम कर सको। डिजिटल चेक इन चेकआउट। चेक इन चेकआउट कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए चेकआउट का टाइम तो 12 बजे ही होता है हर जगह। ठीक है, तो चेक इन आप कितने बजे भी कर सकते हो। ठीक है, चेकआउट का टाइम कितना है, यहाँ पे आपका 12 है।
ओके। जो चेकआउट का टाइम है यहाँ पर वो आपका कितना है, वो 12 होता है। तो ये डिजिटल चेक इन चेकआउट आपने यहाँ पे रखना है। ये सिर्फ प्राइवेट किसके लिए होता है, हॉस्टल्स के लिए। तो होटल में भी होता है, दोनों चीज़ें फॉलो होती हैं। तो अगर प्राइवेट है तो यहाँ पे आपने डिजिटल चेक इन चेकआउट का मतलब होता है कब आना कब जाना। अब यहाँ पे हॉस्टल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखिए, ये ना बड़े बड़े हॉस्टल्स में होता है जहाँ पे 1000 2000 5000 बच्चे रहते हो, वहाँ पे ना हॉस्टल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चलता है। उस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वहाँ पे ना ये ग्रेजुएशन वाले हॉस्टल्स में होता है जहाँ पे बच्चों के पास मोबाइल होते हैं। बच्चे यहाँ पे इजीली इसको डाउनलोड करते हैं, बच्चे अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, बच्चे अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं कि भाई क्या नया रूल्स एंड रेगुलेशन आए, क्या नए नियम कानून आए, अब से ऐसा होगा, अब से वैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा सकती हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है बड़े बड़े हॉस्टल्स में जहाँ पे पीजी के लिए यूजी के लिए होते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स। फिर आता है आपका एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है इसका, भाई बिजली है, हॉस्टल हॉस्टल है तो बिजली भी बहुत बड़ी खपत होती होगी। पानी का, मान लीजिए बोरवेल से पानी चल रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि भाई आपने देखना है कि जो आपकी रिड्यूस करनी है यूटिलिटी, कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कम इम्पैक्ट पड़े। आपने ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, वाटर कंजप्शन आपने कम करना है। इस प्रकार से करना है कि बच्चे कहीं नल ओपन तो करके नहीं चले गए। कहीं बच्चे जब जा रहे हैं हॉस्टल से पढ़ने के लिए तो अपने कमरे का लाइट ही ओपन करके चल जा रहे हैं, क्या पता ठंड के टाइम पे हीटर ही ऑन करके चले गए घर से, तो वो हीटर क्या हो सकता है दिन भर जलेगा तो वो ख़राब भी हो सकता है, वो फूक भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक भी करनी है, और इस प्रकार से आपने चेक करने के लिए आपने पर्टिकुलरली ड्यूटी देनी है बच्चों के एक ग्रुप को कि भाई आपने जाने के बाद हर रूम में इस प्रकार से चेक करना है। ओके, फिर यहाँ पे आता है आपका अगला वाईफाई कनेक्टिविटी। अगर ये लागू है आपके हॉस्टल में, अदरवाइज नहीं है तो नहीं होगा। एमआरएस एनबीएस में तो लागू नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े हॉस्टल्स में लागू होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके रूम में या वाईफाई आ रहा है वाईफाई चलाओ, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ये एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, वहाँ पर जाकर आपको वाईफाई मिलता है। वो भी टाइमिंग्स होती है कि 5 से 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक। और ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे होते हैं ना, उनको अपना असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। बच्चों को गूगल से अपनी न्यूज़ देखनी होती है कि मैं अपने असाइनमेंट में ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या है, रिसर्च करनी होती है टॉपिक पर। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे मिलेगा। वेबसाइट सारी चलती भी नहीं, रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे आपका विकीपीडिया चलेगा वैसे वैसे चलता है बस। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है कि ये बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन बड़े हॉस्टल्स के लिए ये लागू होता है। फिर आता है मोबाइल ऐप फॉर कम्युनिकेशन। ये भी बड़े हॉस्टल्स में होता है, जहाँ पर यूजी और पीजी के लिए होता है। तो एक ऐप बनाया जाता है एक हॉस्टल, जहाँ पर बच्चे आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, बच्चे एक दूसरे से बात कर पाते हैं, बच्चे जान पाते हैं कि उस बच्चे का क्या हिसाब किताब है, या जो बच्चा नया आने वाला है उसको कौन कहाँ से है, या फिर वो अपनी जो कंप्लेंट है उसको अच्छे से बता पाता है। फिर यहाँ पे आता है आपका अगला, देखो डिजिटल पेमेंट एंड इन्वॉइसिंग। ये है प्राइवेट के लिए, ये सरकारी के लिए भी है कि भाई हॉस्टल्स में कई जगह आपको पे भी करना पड़ता है। जैसे कि आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे आपको एमआरएस में तो पे नहीं करना पड़ता है, वो तो फ्री होता है। लेकिन ऐसे सरकारी हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। बहुत कम फीस होती है, 15,000 20,000 होती है एक साल की, एक रूम की, जहाँ पे आपके 2 या 3 बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये करनी है ऐसा हॉस्टल वार्डन की, मैं जो पैसा है वो जो उसका लेन देन है वो मैं हाथ से कैश से ना करूं, ऑनलाइन करूं। और जो उसका बिल मिले वो भी उसको ऑनलाइन मिल जाए, ताकि कागज भी वेस्ट ना हो। गेस्ट फीडबैक एंड रिव्यू मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अब बच्चा यहाँ पे हॉस्टल में रहता है तो उससे मिलने उसके अभिभावक आते हैं, उसके माता पिता आते हैं। तो जब उससे माता पिता आएंगे, वो गेस्ट रूम में रहेंगे, तो वो अपने बच्चे से मिल पाएंगे, बच्चे को जान पाएंगे बच्चा किस रूम में रह रहा है, कहाँ पे जा रहा है, माँ बाप देख पाते हैं अच्छे से। अब जब वो बच्चे के माता पिता जाने वाले होंगे, तो आपने उनसे बात करनी है कि कैसा लगा आपको हॉस्टल, क्या यहाँ के जो आपके खाने की जो क्वालिटी है वो अच्छी लगी आपको, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, जिससे कि हम इस पे विकास कर सकें। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इनको बतानी है और पूछनी है। फिर आता है आपका डाटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। ये प्राइवेट के लिए होता है, जहाँ पे पैसा कमाने हैं। यहाँ पे जो हॉस्टल है ना, वो हॉस्टल को देखना होता है कि मेरे आसपास कितने हॉस्टल्स हैं, मेरे आसपास सीज़न क्या रहता है ज़्यादा भीड़ आने का, मैं कितना प्राइस रखूँ कि लोग मेरे पास आएँ। ये डाटा एनालिटिक्स जब तक आप करोगे, तब आप पता कर पाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मुझे नुकसान हो रहा है। ये होता है डाटा एनालिटिक्स। बोलते हैं ना 2023 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ एनालिटिक्स, या फिर आप बोल सकते हो डाटा। ओके, तो डाटा इज़ द पर्टिकुलर द फ्यूल एंड द एनालिटिक्स और एनालिसिस इज़ द कंबशन। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। आज के डेट के लिए बोला जाता है कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक डाटा कुछ भी कर सकता है। मेरे पास अगर 5,000 बच्चों को डाटा है कि ये बच्चा ये खाता है वो पीता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गूगल के पास करोड़ों लोगों का डाटा है।
क्योंकि सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। इवन मेरे से ज़्यादा गूगल को पता होगा, आपसे ज़्यादा गूगल को पता होगा। देखना, आप कभी बात भी करोगे ना, सर्च भी करोगे गूगल में कि भाई आई वांट टू बाय कार, ये कार, अगले दिन आपको यूट्यूब में उसका ऐड मिल जाएगा, फेसबुक में आपको उसका ऐड मिल जाएगा, टेलीग्राम वो जो आपका इंस्टाग्राम होता है वहाँ पे आपको ऐड मिल जाएगा उसका। आप बोलोगे मैंने तो यार कभी लिखा ही नहीं, मुझे ऐड क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप एक बार यूट्यूब में सर्च करना कॉमेडी वीडियोस, आपको अगली वीडियोस भी कॉमेडी रिकमेंड करेगा, वो देख लेगा आपको कब किस टाइम में आप क्या सर्च करते हो, आपको वो उस टाइम आपको वही दिखाएगा, आपको वो कोशिश करेगा आपको इंगेज करे। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं। मेंटेनेंस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हॉस्टल है, 1000 बच्चे रहते हैं, 5000 बच्चे रहते हैं, तो भाई कभी बल्ब ख़राब होगा, कभी फ्रिज ख़राब होगा, कभी गैस ख़त्म हो जाएगी, कभी मान लीजिए ट्यूबलाइट फट जाएगी, कभी डोर ख़राब हो जाएगा, कभी लाइन फूक जाएगी, कभी वहाँ पे कुछ, कभी विंडो टूट जाएगा, कभी डोर टूट जाएगा, कभी बेड टूट जाएगा। इन सब चीज़ों को आपने इस प्रकार से मैनेज करना है कि यहाँ पे जो आपके वर्कर्स, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया और यहाँ पे कारपेंटर हो गया, बहुत सारे लोग हैं, इन सब ये सब लोग एट अ टाइम आपके पास रहें और ये इस प्रकार से काम करें कि आप जब इन्हें बुलाओ तो ये काम कर पाएँ, और जब ये मतलब इनको आराम की ज़रूरत हो तब आप इनको आराम दे दें। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। ओके, बुरा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, तो आप उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है जो जो मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 था। इसमें आपका सारा का सारा जो पहला पार्ट है, हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट इन हॉस्टल, ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा, जितने जल्दी, जितने आप शेयर करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही जल्दी मैं लेके आऊँगा। भले ही अगर कल ही लाना होगा मैं कल भी ले आऊँगा। पूरा अगर देखा है आपने यहाँ तक तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल 8 बजे मैं आ रहा हूँ जूम में, जहाँ पे मैं आपको हॉस्टल वार्डन की सारी चीज़ें बताऊँगा। ईजी है क्रैक करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है। और एक और चीज़, हमारा वार्डन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, कीमत भी बहुत कम है, आपने ज़रूर यहाँ पे एक बार सर्च करना है, आई एग्ज़ाम भी EMRS हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पे आपको प्राइस भी दिख जाएंगे। मैं जिस प्रकार से आपको यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार से मैं वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँगा। मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो नियमित रूप से पढ़ना तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए, अदरवाइज आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपका पूर्णतः अपना फैसला है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।